साल के एक्सपेंडिचर को हम पढ़ लेते हैं। अमेंडमेंट है जी इसके अंदर, इन एवरी फाइनेंशियल ईयर एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ 3 इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर्स, 3 इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर, इतना आपको CSR में एक्सपेंडिचर करना ही पड़ेगा। एग्जाम्पलीफाई कर रहा हूं, 3 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़ माइनस 20 करोड़। एक साल का प्रॉफिट है 3 करोड़, एक साल का प्रॉफिट है 4 करोड़, इस साल का प्रॉफिट है 6 करोड़। यहां पे CSR ट्रिगर नहीं हुआ क्योंकि पिछले साल का 3 करोड़ था। यहां पे भी CSR ट्रिगर नहीं हुआ क्योंकि पिछले साल का प्रॉफिट 4 करोड़ था। यहां पे CSR ट्रिगर हो गया, ठीक है। और इस साल लॉसेज हैं बट आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा 13 करोड़ का डिवाइडेड बाय 3 एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। पहले एवरेज करना पड़ेगा, 4.33 आएगा और उसका 2%, 4.3 करोड़ का 2%, 8,66,000 रुपीज। इतना आपको सोशल कॉज में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। करंट ईयर में लॉसेज हैं, प्रॉफिट है, नहीं कुछ भी देखना चाहिए, करना ही पड़ेगा। जो नेट लॉस होगा वो 20 करोड़ 8 लाख समथिंग। हाँ, अगले साल तो आपके ऊपर लगेगा ही नहीं। हाँ, क्योंकि इस साल तो लगेगा ही नहीं क्योंकि इस साल लॉस थे। बट अगले साल फिर आपको 10 करोड़ हो गया, तो यहाँ पर जब आप एवरेज करेंगे 6 + 10 - 20, तो फिर आपको फिर से कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करना क्योंकि लॉसेस बहुत ज्यादा थे। एवरेज तीनों का 0 या नेगेटिव आ रहा है। गॉट इट? फिर हमने कहा कि सर चैरिटी अब करने निकले ही हो, पॉकेट में 8,66,000 रुपया लेकर जी आप निकले कि जी अच्छे कॉज में लगाएंगे, तो हमने कहा प्लीज गिव द प्रेफरेंस टू योर लोकल एरिया। लुधियाना में हैं, जाके चैरिटी चेन्नई में करके आ रहे हैं, वी डू नॉट रिकमेंडेड। अगर आप हैं तो सबसे पहले अपने आसपास करें ना, ठीक है। सो अगर आपको लगता है कि जी हम पॉल्यूशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, आप एयर प्योरीफायर्स लगाइए, वाटर प्योरीफायर्स लगाइए, आप हॉस्पिटल्स बनाइए, जो भी हम आगे बताएंगे। तो स्पेंडिंग द ईयर मार्क्ड, थोड़ा ठीक कर लीजिए, इट इज ईयर मार्क्ड। ईयर मार्क्ड समझते हैं? ईयर मार्क्ड मनी, ईयर मार्क्ड अमाउंट। यस, घर में भी बहुत बार हम मेन फंड से कुछ पैसे निकाल के अलग से रुमाल में बांध के या एनवेलप में डाल के रखते हैं कि ये पैसे इसी पर्पज में यूज करेंगे और किसी भी पर्पज के लिए यूज नहीं करेंगे। ईयर मार्क मतलब हमने कमाया कितना था, लेटे से 10-20 करोड़ रुपया, तो उसका 2% जो निकाल के हमने साइड पे रखा, ईयर मार्क मनी, ठीक है। जिसपे निशानी लगा दी कि ये सिर्फ CSR के लिए यूज होगा और किसी भी पर्पज के लिए यूज नहीं होगा। हाँ जी, तो पिछले पॉइंट में एटलीस्ट 2% लिखा है। हाँ, आपकी मन मर्जी है जी, जितना आपका आपकी शर्त। दी बेस्ट एग्जांपल जी टाटा, ठीक है, TCS, टाटा फाउंडेशन है जी प्रॉपर। फाइन। डिस्क्लोजर इन द बोर्ड रिपोर्ट, अगर आप ये पैसे ना खर्च कर पाए तो आपको बोर्ड रिपोर्ट सेक्शन 134 में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सर जैसे किसी कंपनी जैसे ये रिलायंस ने पैसा कमाया तो सर उसने CSR में डालना है, वो CSR की बजाय वो रिलायंस फाउंडेशन में डाल दे, तो फिर ऐसा होता है कि CSR तो गवर्नमेंट की है, तो वो अपनी फाउंडेशन बना के वो अपनी मर्जी से उसको पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। हाँ जी, आपने गवर्नमेंट को नहीं देना ये पैसा, आपने खुद ही खर्च करना है। जैसे CSR इसका हिसाब प्रॉपर्ली क्योंकि CSR तो एक तरह गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है, तो अगर मुझे अपनी फाउंडेशन बना के इट इज नॉट एट ऑल एनी प्लेटफॉर्म, इट इज अ प्रोविजन जिसमें गवर्नमेंट ने कहा कि आपको 2% स्पेंड करना पड़ेगा। आप चाहे खुद कर लो, चाहे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को, ट्रस्ट को, सोसाइटी को डोनेट कर दो, वो आपके बिहाफ पे कर देंगे। और गवर्नमेंट ने शेड्यूल 7 में कुछ फंड खोल रखे हैं, जैसे PM केयर फंड, ठीक है। वो कहते हैं नहीं तो आप उस फंड में डाल दो, ठीक है, तो भी ये CSR मान लिया जाएगा। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास पैसा खर्च करने को टाइम नहीं है, मैं कहाँ सोशल कॉज करता फिरूंगा, इन दैट केस आप जाकर उस फंड में पैसा दे दीजिए। तो वो डिडक्शन मिल जाती है ATG की। CSR में भी वो एलिजिबल है, ठीक है। ATG में जो डिडक्शन मिलती है कंपनी को नहीं। जो अमाउंट हम साइड रखेंगे किस नाम से बैलेंस शीट में आएगी? सॉरी, फिर से बोलना। जो ये अमाउंट हम साइड रखेंगे, जैसे 6 करोड़ जब हमारी प्रॉफिट, हमारे को पता है अगले साल हमारे को कितने CSR कमेटी बनानी पड़ेगी, तो बैलेंस शीट में किस अमाउंट से हम शो करेंगे उसको कि हमने इतना अमाउंट। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड?
मतलब Liabilities ही इधर तो बैंक अकाउंट आपने एक अलग खोल के उसमें जमा करवा दिया है, Liabilities। लाइबिलिटी साइड पे सीएसआर की कोई प्रोविजन फॉर सीएसआर, ठीक है, फिर जब वो बैंक खत्म हो जाएगा वो सीएसआर में से राइट ऑफ कर दें। आप में से थोड़ा सा, अब टाटा फाउंडेशन की बात चली है तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ जी। जो इन्फोसिस के अंदर जी सीईओज हैं नारायण मूर्ति और जो पहले थे, ठीक है, और उनकी वाइफ सुधा मूर्ति, ठीक है, जो सुधा मूर्ति हैं उन्होंने एक फाउंडेशन खोली है जी अक्षय पात्रा करके, ठीक है, और अक्षय पात्रा को आप सर्च कर सकते हैं ऑन द गूगल, तो प्रॉपर देयर इज अ वेबसाइट, आप कहते हैं तो मैं खोल के भी दिखा देता हूँ। सुधा मूर्ति को तो पता है। हाँ, और सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति दोनों जो हैं पहले टाटा कंपनी पहली दुनिया। टाटा के अंदर जॉब करते थे, और जो जमशेद जी टाटा थे, ठीक है, जो रतन टाटा के फादर थे, उनसे उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा और फिर दे स्टार्टेड विद देयर ओन कंपनी, ठीक है, और जो सुधा मूर्ति हैं उनके पास आज भी इन्फोसिस में 6% की ऑनरशिप है, ठीक है, और उन्होंने अपना सारा डिविडेंड जो है वो अक्षय पात्र के अंदर डोनेट कर रखा है, तो 6% पे उनको 10, 20, 50 करोड़ जितने का भी डिविडेंड आता है वो सारा अक्षय पात्र के अंदर जाता है। और अपनी विल में भी उन्होंने ये बात लिखी है कि जी ये जो मेरे 6% शेयर है मेरे मरने के बाद अक्षय पात्र के अंदर डोनेट कर दिए जाए, ठीक है, कि मेरे बच्चों को इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। और जब अक्षय पात्र को इनॉग्रेट किया गया तो उन्होंने रतन टाटा को इनवाइट किया और कहा कि जी आप आइए और रिबन कटिंग सेरेमनी आपसे करवाई जाएगी, ठीक है, बिकॉज इट इज़ द इंस्पिरेशन फ्रॉम यू ओनली, कि आप ही से हमने ये सीखा है कि गुड कॉज में भी पैसा लगाना चाहिए। तो रतन टाटा जो उस वक्त एमडी थे टीसीएस के, और उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर इज इन्फोसिस, ठीक है, तो वो कहते कि जी सॉरी आई कैन नॉट कम, ठीक है, बिकॉज अगर मैं वहाँ पर आऊँगा तो फिर न्यूज़ में क्या छपेगा कि जी मतलब कि इन्फोसिस की कंपनी के अंदर कुछ काम हो रहा है और रतन टाटा वॉज इनवाइटेड, ठीक है। तो जो सुधा मूर्ति थे शी वॉज वेरी स्टबर्न और उन्होंने कहा कि सर कटिंग तो आपसे ही करवानी है, नो मीडिया विल बी अलाउड, ठीक है, कि कोई फोटो हम नहीं करवाएंगे। तो रतन टाटा ने अगले दिन कहा कि जी स्टिल आई कैन नॉट कम। क्यों? क्योंकि उधर जाकर जब मैं रिबन कट करूंगा अपने स्टेज पे मेरे को माइक दे देना है, और माइक पे अब मैं जब खड़ूंगा तो मेरे को बोलना पड़ेगा कि जी ये सुधा मूर्ति जो हैं ये तो बड़े अच्छे इंसान हैं और ऐसे हैं और वैसे हैं, और मेरे बोर्ड को और मेरे शेयर होल्डर्स को इससे प्रॉब्लम हो सकती है कि आप खुद इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर उनकी प्रेज कर रहे हैं। तो सुधा मूर्ति ने कहा कि जी आप आइए, रिबन कट कीजिए और स्टेज पे आप बैठिए, आपको कोई स्पीच डिलीवर नहीं करनी, बट आपको आना ही पड़ेगा, हम बोलेंगे आपके बारे में, ठीक है, बट यू डू कम। और रतन टाटा फिर गए, रिबन कट किया, अगले दिन हेडलाइंस आई, बट देयर वाज नो फोटोग्राफ इन द एनी न्यूज़पेपर कि इनॉग्रेशन के ऊपर कटिंग करते हुए कोई ग्रुप फोटो, कोई फोटोग्राफ नहीं आई जी, सिर्फ हेडलाइंस आई और सारा उसका ब्रीफ आया, ठीक है, एंड रतन टाटा डिड नॉट गिव एनी स्पीच, ठीक है। बट जैसे रतन टाटा हैं, इन्होंने टाटा फाउंडेशन बना रखी है, तो जो टाटा मोटर्स है, ताज होटल्स है, टाइटन है, तनिष्क है, वो सारे क्या करते हैं अपना 2% टाटा फाउंडेशन को दे देते हैं, ठीक है, और टाटा फाउंडेशन वो सारा पैसा इकट्ठा करके जो जितने भी 100, 200, 500, 1000 करोड़ इकट्ठा होता है उससे फिर गुड कॉज के लिए उसको इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और इसमें एक ही कंडीशन है, जैसे आपने पूछा कि सर खुद ही खर्च करने हैं किसी और को भी दे सकते हैं, ठीक है। बिल गेट्स की वाइफ है मेरे ख्याल से लिंडा गेट्स, ठीक है, शी इज ऑल्सो वेरी डिवोटी और कि हम चैरिटी करें, ठीक है, और वो इंडिया आती रहती है जी, बहुत फ्रीक्वेंटली इंडिया आती रहती है, वो लाइमलाइट में नहीं आती बिकॉज वो गुड कॉज के लिए आती है। सो हमने कहा कि सर उन्होंने एक फाउंडेशन खोल रखी है, फेसबुक ने फाउंडेशन खोल रखी है, आपको शायद पता हो, मार्क जकरबर्ग ने भी अपनी विल लिख दी है और उसने कहा कि जी थ्रू आउट द लाइफ एट द एज ऑफ 32, ये 2 साल पुरानी बात है 2019 की, जिसमें मार्क जकरबर्ग ने कहा कि जी मेरे को फेसबुक से जितना भी डिविडेंड आएगा, जितनी भी मेरी होल्डिंग है, 99% आई एम गिविंग फॉर द चैरिटी, ठीक है, मेरे लिए 1% बहुत है, ठीक है, मेरी फैमिली है ही क्या, एक डॉटर है या एक वाइफ है, ठीक है, हमने इतना पैसा क्या करना है। और वो कहते हैं कि जी 99% शेयर्स आर विद मी, वोटिंग राइट्स आर विद मी, कंट्रोल इज विद मी, ठीक है, बट जो डिविडेंड इनकम आ रही है ऑफ माय एंटायर होल्डिंग 99% विल गो टू द फेसबुक फाउंडेशन। उन्होंने एक फाउंडेशन इंडिया में खोल रखी है फेसबुक वालों ने,
ठीक है, तो वहां से पैसा आता है। तो हमने कहा कि सर हम वो फेसबुक वाली फाउंडेशन को दे सकते हैं, लिंडा गेट्स को दे सकते हैं जो उन्होंने इंडिया में बना रखी है। द आंसर इज बिग यस, ठीक है, जब तक वो पैसा इंडिया में स्पेंड होगा। बस एक ही कंडीशन है, पैसा इंडिया में स्पेंड होना चाहिए, ठीक है, किसी मर्जी के थ्रू हो रहा हो, चाहे इंडियन के थ्रू हो रहा हो, चाहे एनआरआई या फिर फॉरेनर्स के थ्रू हो रहा हो, लेकिन वो पैसा इंडिया में स्पेंड होना चाहिए। सर, तो सुधा मूर्ति और रतन टाटा बोथ आर कॉम्पिटिटर्स? यस दे आर, बट अब तो सारी रिटायर्ड है ना, नो वन इज इन द एक्टिव मैनेजमेंट, ठीक है, ना रतन टाटा ना मूर्ति फैमिली, ठीक है, और इनकी एक ही डॉटर है जी, सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति की, और शी वॉज इन द लाइमलाइट इन द लास्ट ईयर क्वाइट मच बिकॉज शी वॉज एंगेज एंड मैरिड टू द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ब्रिटेन, ठीक है। तो जो लंदन में इलेक्शंस हुए थे तो उसके जो हस्बैंड थे, ठीक है, ही वॉज इलेक्टेड एज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, ठीक है, तो वो वहाँ पर मैरिड है। तो वो कहते हैं कि जी बच्चे बहुत वेल सेटल्ड है, क्या करना है इन्होंने इतना पैसा, ठीक है, और बड़े डाउन टू अर्थ हैं जी, अंबानीज की तरह नहीं है, मतलब अंबानीज की रेपुटेशन इसमें गलत है, ठीक है, और नेगेटिव है कि ये चैरिटी वगैरह नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, और सब कुछ इनको है कि हम अपने लिए ही रखें, अपनी फैमिली के लिए रखें, अपने बच्चों के लिए रखें, ठीक है, बट फाइन चलें। लाइफ में हमेशा ना बैलेंस बना कर रखें, एक टारगेट आपके पास होना चाहिए कि इतना पैसा चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है, और क्योंकि एंड तो कुछ भी नहीं है, एंड तो कुछ नहीं है। आज आपको 10 करोड़ दिख रहा है, फिर 100 करोड़ दिख रहा है, फिर 1000 करोड़ दिख रहा है, और पता लगा कि जी फिर लाइफ खत्म हो गई है, ठीक है, फिर व्हाट इज़ द फन, व्हाट इज़ द फन। एक बड़ा अच्छा शेर मैंने पढ़ा, आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट लाइन, बट उसकी लास्ट लाइन ये थी कि इतना तो जीना नहीं जितना मरे जा रहे हैं, ठीक है, कि इतना तो जीना भी नहीं जितना आज इंसान मर रहा है, ये भी आ जाए वो भी आ जाए और बैंक बैलेंस हो जाए, प्रॉपर्टी ले लूँ, घर बना लूँ, ये कर लूँ, इतना तो पता नहीं जीना भी है कि नहीं, ठीक है। सो ये भी कहते हैं हमने अपने नहीं जीना, आगे जो भी ठीक है, चलिए आइए जी नोट पढ़ रहे हैं। Rule 7 provide that the expenditure other than the Schedule 7, Schedule 7 में जो 12 एक्टिविटीज बताई गई हैं जी, सिर्फ वहीं पे पैसा खर्च करना है, उसके अलावा अगर आपने कहीं पे भी पैसा खर्च किया, इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ CSR एक्सपेंडिचर। ट्रिपल स्टार मार्क करेंगे जी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स अब करने जा रहे हैं, यहाँ से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। The board of every company referred to in the subsection 1, कौन सी कंपनी जो सबसेक्शन 1 में हमने आपको बताई कि 500 करोड़ या उससे ज्यादा की नेटवर्थ, 1000 करोड़ या उससे ज्यादा की टर्नओवर, या 5 करोड़ या उससे ज्यादा के नेट प्रॉफिट्स अगर प्रीसीडिंग ईयर में, तो उसके बोर्ड की बात हो रही है। शेल इंश्योर दैट द कंपनी स्पेंड्स इन एवरी फाइनेंशियल ईयर एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, जो कि पिछले 3 सालों के आपके होंगे। लेकिन अगर कंपनी को अभी खुले 3 साल हुए ही नहीं, हमने कहा सर 2 ही साल हुए हैं, तो कहता है फिर 2 साल के प्रॉफिट लिए जाएंगे। हमने कहा सर अभी 1 ही साल हुआ है, तो फिर 1 ही साल का 3% किया जाएगा। तो अमेंडमेंट क्या आई, वो कहता है कि जहां पे कंपनी ने अभी तक 3 साल पूरे किए ही नहीं, तो फिर जितने भी साल पूरे हुए हैं उनका फिर 2% करना पड़ेगा। अगर 2 हैं तो फिर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, अगर 1 है तो डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा। वो 2 साल लॉसेस में रही है, फिर तो ये प्रोविजन लगेगी। लेट से आप ये कह रहे हो कि नेटवर्थ ज्यादा है या टर्नओवर ज्यादा है, बट प्रॉफिट्स, तो प्रॉफिट का ही 2% देना है। अब आपके तो प्रॉफिट है ही नहीं, प्रॉफिट इज इन द नेगेटिव, फिर आपको CSR में देने की जरूरत नहीं, हम बर्डन आपके ऊपर नहीं डालेंगे। मतलब सर अगर कंपनी को पहले साल में, कॉर्पोरेशन के पहले साल में 6 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो फर्स्ट ईयर से ही सेकंड ईयर सेकंड सेकेंड ईयर में आपको पिछले 3 सालों के प्रॉफिट का एवरेज लेकर उसका 2% करना था। हमने कहा सर 3 साल का तो है ही नहीं, तो हमने कहा 1 साल का है ना, तो 1 साल डिवाइडेड बाय 1, तो 6 करोड़ का 2%, 12 लाख रुपया आप दे दीजिए। फाइन। प्रोवाइडेड दैट द कंपनी शेल, ये तो पुरानी प्रोविजन है, शुड गिव द प्रेफरेंस टू द लोकल एरियाज वेयर इट ऑपरेट्स एंड फॉर स्पेंडिंग द ईयर मार्क्ड अमाउंट, जो भी CSR एक्टिविटी के लिए आपने निकाला है। नेक्स्ट वो कहता है कि जी आपसे ना पैसे खर्च नहीं हुए, आपको बोला था
दिल आपका छोटा हो गया 2% खर्च करने में। तो कहता है प्रोवाइडेड दैट इफ द कंपनी फेल्स टू स्पेंड सच अमाउंट। देखिए पहले अमेंडमेंट से पहले आपको बता रहा हूं जी क्या लिखा हुआ था। हमने कहा कि सर आपने बोल दिया, वर्ड भी क्या लिखा, शेल, 2% खर्च करना ही पड़ेगा, नहीं किया तो सेक्शन 135 वॉज साइलेंट अपॉन इट। हमने कहा सर कोई पेनल्टी, कोई जेल, कोई फीस, फाइन, नथिंग वॉज देयर। और बहुत सारी कंपनी CSR के आने के बाद भी 5-5 साल, 6-6 साल, लाखों करोड़ों अरबों रुपया कमा दी थी, 1 रुपया नहीं दे रही थी जी CSR के, बिकॉज देयर वर नो पीनल प्रोविजंस। हमने कहा क्या होगा पुराने कंपनीज एक्ट, इस अमेंडमेंट से पहले क्या हो रहा था। वो कहते हैं कि जी जस्ट यू हैव टू टेल दिस थिंग इनटू द बोर्ड रिपोर्ट एंड द रीजन तो आप बहुत अच्छे बना ही लेंगे, ठीक है, कि कंपनी ने एक्सपेंशन करनी है, कंपनी में कोई कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी हमें आती दिख रही है, कुछ भी रीजन कि हमें पैसा जोड़ना चाहिए, हम पैसा वेस्ट नहीं कर सकते, बस उसमें आपको डिस्क्लोजर देना रहता था कि हम पे CSR लगता था और हमने स्पेंड नहीं किया बस, और कुछ भी आपको नहीं कहा गया था। लेकिन अब पिक्चर बदल गई है, ध्यान से पढ़िए। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द कंपनी फेल्स टू स्पेंड सच अमाउंट द बोर्ड शेल इन इट्स रिपोर्ट मेड अंडर द सेक्शन 134, ठीक है जी, बोर्ड रिपोर्ट के अंदर सब सेक्शन 3 में कंटेंट्स हैं, उसका पॉइंट नंबर O है, उसमें वो कहता है आपको रीजन बताने पड़ेंगे कि आपने ये पैसा क्यों नहीं खर्च किया। पहले यहां पे क्या था, फुल स्टॉप, बात खत्म, बस इतना सा। तो ये अगर नहीं किया तो बोर्ड रिपोर्ट में बता दो क्यों नहीं किया। लेकिन अब एंड अनलेस द अनस्पेंड अमाउंट, अगर तो वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के लिए है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट अभी मैं आपको अगले पेज पे पढ़ाऊंगा। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हम ना कई बार हमने कहा कि सर हम अच्छा कॉज करना चाहते हैं, आपने कहा कि एजुकेशन के लिए हम स्कूल बनाना चाहते हैं, स्कूल 1 साल में तो बनेगा नहीं, इसको 2 साल लग जाएंगे, 2.5 साल लग जाएंगे। तो हमने कहा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट वो है जिसको ज्यादा से ज्यादा 3 साल लग जाए, कम से कम 1 साल से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा 3 साल। तो अब सारे पैसे, अब स्कूल बन रहे हैं जी, आज अभी वहां पे खुदाई हो रही है, ठीक है, और आपने मेरे को कहा कि जी 2 करोड़ रुपया खर्च करना है। अब मैं किसको दे दूं 2 करोड़? अब खुदाई होगी तभी तो उसमें लेंटर डलेगा, तभी तो उसमें सीमेंट डलेगा। अभी खुदाई चल रही है और खुदाई हो रही है, अभी उसमें 3 महीने लगेंगे, इतने में साल मेरा खत्म हो गया। और आपने कहा कि सर CSR का पैसा आपने खर्च क्यों नहीं किया? मैंने कहा सर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, संभाल के रखा है, कर दूंगा स्पेंड, लेकिन आज कहां पे जाकर चढ़ाऊं, ठीक है, अभी नहीं है। अब हर एक चीज का प्रोसीजर है ना, तो फिर वेट करना पड़ेगा। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर आपका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहता है अनलेस द अनस्पेंड मनी रिलेट्स टू सम ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, जिसकी बात सबसेक्शन 6 में की गई। अभी तो मैं क्या पढ़ रहा हूं, सबसेक्शन 5 की प्रोवाइजो पढ़ रहा हूं। या फिर ट्रांसफर कर दो ये पैसा टू द फंड स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 7। अगर तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के लिए संभाल के रखा है फिर तो रख लो आप अपने पास। लेकिन अगर आप कहते हो सर मेरा तो कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, ना मेरे को समझ में आया ये पैसा मैंने करना क्या है, तो हमने कहा व्हाट द बिग डील, हमने शेड्यूल 7 में आपको फंड बताया, जाके उस फंड में डाल दो, वो तो 1 दिन का काम है, ठीक है, जाके 2 करोड़ का चेक उनको दे दो, ठीक है। सो फंड में आप पैसा डाल दीजिए, हम मान लेंगे कि आपका CSR पूरा हो गया। कितनी देर में? विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइन, चलें, तो कंपनी नहीं करवाती है तो फिर से बोलिए। अगर कंपनी नहीं करवाती है अभी पीनल प्रोविजन सबसेक्शन 7 में पढ़े। प्रोजेक्ट सर जैसे आपने बताया कि वो 1 year से ज्यादा है या 3 years 1 year से मतलब टाइम है, तो वो जो हम फंड में ट्रांसफर करेंगे वो पिछले साल के अकॉर्डिंगली हमने वो CSR कर दिया। नहीं, आप ऑनगोइंग प्रोजेक्ट को तो छोड़ दो ना, अनलेस उसको, वो तो एक्सेप्शन में आ गया जी सबसेक्शन 6। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं चल रहा तो आप वो पैसे फंड में डाल दो। अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है फिर तो आप अपने पास रखो, एक सेपरेट बैंक अकाउंट खुलवा लो और उसमें डाल दो, ठीक है। क्योंकि अगर आपने फंड में डाल दिया फिर वहां से निकलने तो है नहीं, वो तो आपने दे दिए ना गवर्नमेंट को, वो तो चले गए पैसे। चले, क्लास रिकॉर्ड। हाँ जी, चले, मैं फिर से रीड कर रहा हूं जी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पेज को एक बार समअप करते हैं। सेक्शन 135 सबसेक्शन 5, हमने क्या कहा कि जी हर बोर्ड को पिछले 3 सालों के एवरेज प्रॉफिट का 2% आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपके साल अभी तक 3 पूरे नहीं हुए तो 2 साल हैं तो 2 का एवरेज कर लीजिए, 1 है तो 1 का एवरेज करके उतने पैसे आप यहां पे डाल दीजिए।
फिर हमने कहा सर लोकल एरिया को प्रेफरेंस देना, तो हमने कहा वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप पैसे नहीं डाल पाए तो पुरानी प्रोविजन थी सिर्फ बोर्ड रिपोर्ट में बताना। अब हमने कहा एंड बोर्ड रिपोर्ट में तो बताना ही बताना है कि क्यों नहीं डाल पाए, एंड अगर तो आपका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है और उसके लिए आपने पैसे संभाल के रखे हैं सबसेक्शन 6 में, फिर तो आप रख लो। बट अगर आप कहते हो मेरा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट भी नहीं चल रहा और मेरे से पैसे कहीं पे खर्च भी नहीं हुए, तो आप जाकर फंड में, जो हमने शेड्यूल 7 में फंड बताया है, आप जाकर उस फंड में डाल दो। ठीक है, शेड्यूल 7 जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर ना 6, 7, 8 फंड है। अब आपने कहा सर कौन से फंड में, तो रूल में ये बात क्लैरिफाई की गई है कि इसके लिए ये जो पॉइंट है इसके लिए एक नया फंड खोला जाएगा, बट जब तक वो फंड नहीं खुलता तब तक आप उन 7 या 8 में से किसी भी फंड में डाल सकते हैं। वैसे हमने इसके लिए एक नया फंड खोलना है, ठीक है, जैसे कि इट मे बी अनस्पेंट अमाउंट ऑफ द CSR, वो इस फंड में डाली जाएगी, बट जब तक वो फंड नहीं खुलता तब तक आप PM केयर फंड में डाल दो और कहीं और भी किसी भी और फंड में डाल दो। ठीक है, हमने आर्मी के लिए बनाया हुआ है, जो आर्मी में जो हमारे जवान होते हैं उनकी विडोज की मेंटेनेंस के लिए हमने बहुत सारे फंड्स बना रखे हैं उनके चिल्ड्रन के लिए, तो फिर आप किसी भी फंड में डाल दीजिए। लेट से लेट कब तक, 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की कोई अपर लिमिट भी है कि अभी पढ़ाऊंगा जी, सबसेक्शन 6 में आपको पढ़ाऊंगा। फिर हमने कहा कि सर इस साल हमने ज्यादा खर्च कर दिया, कम छोड़ो हमने ज्यादा खर्च कर दिया, तो हमने कहा कोई बात नहीं, अगले साल ये एडजस्ट हो जाएगा, पहले नहीं होता था। आपके स्कैनर्स में मॉड्यूल में दे माइट बी द केस लॉज, जिसमें उन्होंने कहा कि सर इस साल मेरे को स्पेंड करना था 2 करोड़, फील्ड में आकर मैंने 2.25 करोड़ कर दिया, 25 लाख एक्स्ट्रा स्पेंड कर दिया। हो जाता है जी, कई बार आप जाते हैं उधर रूरल एरिया में, स्लम एरिया में, आपने कहा इतनी गरीबी, ठीक है, कि कोई बात नहीं, वी शुड गिव, ठीक है, आपका दिल भी बड़ा था, आपने जाकर जी 2.25 करोड़ खर्च कर दिए, घर आके रियलाइज हुआ क्या कर दिया। तो हमने कहा कोई बात नहीं, अगर आपने एक्सेस भी कर दिया तो ये एक्सेस अमाउंट अगले साल में एडजस्ट हो जाएगी, अगले साल में एडजस्ट हो जाएगी। प्रिस्क्राइब रूल्स में बताऊंगा जी आपको कैसे और कितने सालों तक एडजस्ट होगी, वो हम कर लेंगे। अब वो कहता है कि जी नेट प्रॉफिट से मतलब है 198 में जो प्रॉफिट्स कंप्यूट किए गए, ये बात इमीडिएट नेक्स्ट आ ही रही है। कहता है कि एवरेज नेट प्रॉफिट के अंदर PBT है या PAT है, तो वो कहता है उन्होंने 198 में जाने को कहा था, 198 से ये बात प्राइमरीली क्लियर हो जाती है कि वहां पे PBT को रेफर किया गया है। हमने कहा कि सर ये जो हमने 500 करोड़ रुपया CSR में स्पेंड कर दिया, लेटेस्ट से रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करते हैं कि 800 करोड़ रुपया सोशल कॉज के लिए कर दिया, हम करना नहीं चाहते थे, गवर्नमेंट ने बोला करो, इसकी इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो हमने कहा नहीं मिलेगी क्योंकि ये बिजनेस रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी हार्श प्रोविजन है जी, मेरे को ये हार्श लगती है, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जी आपको पैसे खर्च भी करने पड़ेंगे और इनकम टैक्स में इसकी डिडक्शन भी नहीं देनी पड़ेगी, मतलब इसके ऊपर टैक्स भी आपको देना पड़ेगा, इट विल बी द पार्ट ऑफ योर इनकम। हमने कहा फिर कौन सी CSR एक्टिविटीज इसमें क्वालिफाई नहीं होगी। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, लेट अस से मेरी कंपनी और मेरी फैक्ट्री के अंदर, मेरी कंपनी की फैक्ट्री के अंदर 500 वर्कर काम करते हैं, ठीक है, और बेचारे बहुत गरीब हैं, हम उनको पे करते हैं जो भी उनकी तनख्वाह बनती है 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, उनको हम पे करते हैं, लेकिन बहुत बुरे हाल हैं जी उनके। और मैंने गवर्नमेंट को कहा कि सर मैं बाहर जाऊंगा कहीं पर, और आपने बोला था लोकल एरिया को प्रेफर करना, मैं इन्हीं को कुछ दे दूं, इन 500 के लिए, इनके 500 की बच्चों की स्कूल फीस मैं कर देता हूं, ठीक है, इनकी मेडिकल इंश्योरेंस करवा देता हूं, ठीक है, इनकी लाइफ इंश्योरेंस करवाता हूं, कल कुछ होगा इनको तो इनकी फैमिली को सपोर्ट मिल जाएगी, पैसे मिल जाएंगे। विल दिस बी कंसीडर्ड एज अ CSR और नॉट? No. हाउ मेनी ऑफ यू सेड नो? बड़ी फेमस सेइंग है, चैरिटी बिगिंस एट होम, ठीक है, घर पे तो आप एक एक पैसे के लिए तड़पा रहे हो, बाहर जाके लुटाई जा रहे हो। द आंसर इज नो, द आंसर इज नो, ठीक है। CSR में भी उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो आप डायरेक्टली अपना बेनिफिट देख सकते हो, ठीक है। माइट भी आप उनको ये बात बोलो कि आज इस महीने पे नहीं दूंगा क्योंकि आपके स्कूल के बच्चों की स्कूल की फीस दे रहा हूं, ठीक है। तो हमने कहा कि जी इसके अंदर मैन्युपुलेशन आ सकती है, आप शायद उसकी वेजेस कम कर दो इस बेनिफिट के, और हमें आप दिखाओ कि जी मैंने तो उनको ये बेनिफिट कर दिया। सर बट अगर पहले हम अपनी कंपनी के नाम से फाउंडेशन बना के फिर उनको ट्रांसफर करते हैं, नहीं कर सकते जी। एनी एक्टिविटी विच इज डन ओनली फॉर द एम्प्लॉइज कैन बी। आपने लंगर लगाया जिसमें आपकी एम्प्लॉइज भी खाना खा गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आउटसाइडर्स भी तो अलाउड थे, ठीक है। आपने कोई हॉस्पिटल खोला जिसमें आपका एम्प्लॉय भी जा रहा है और बाहर वाले भी जा रहे हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपने कहा कि जी इट इज ओनली फॉर माई एम्प्लॉइज, फिर ये CSR नहीं है,
फिर ये CSR नहीं है, फिर तो ये आपका पर्सनल बेनिफिट है। Employees को खुश करना, मुझे पैसे चाहिए, employees को खुश करना। The CSR project or the programs or the activities that benefit the word here is only the employees. पेपर में जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें आएगा public and employees allowed है जी, public and employees allowed है। फिर हमने कहा कि आपने कोई वन ऑफ इवेंट करवा दिया, जैसे मैराथन करवा दिए, अवार्ड्स, चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजमेंट, स्पॉन्सरशिप ऑफ द टीवी प्रोग्राम्स, नॉट क्वालिफाई एज द CSR। कहता है कोई पेमेंट है जो किसी एक्ट में आपको कंपल्सरीली देनी ही पड़ती है, इट मे बी सम लेबर लॉज, लैंड एक्विजिशन, अप्रेंटिस एक्ट के अंदर कोई भी पेमेंट आपको जबरदस्ती देनी ही पड़ती है। कहता है कि जी वो भी इसके अंदर कवर नहीं होगी। हमने कहा पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं जी, ठीक है, नॉट द CSR। बड़ा दिल पे पत्थर रख के लॉ बनाया होगा, ठीक है, कि पॉलिटिकल पार्टीज को जो कंट्रीब्यूशन मिलता है, एल्स उसकी इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलती है जी, और विदाउट एनी लिमिट। ATC में तो वो क्या कहते हैं 1.5 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगी। आप LIC प्रीमियम, FD कितने की भी करवाओ 1.5 लाख। पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट करना है, आपकी 100 करोड़ की इनकम है, 50 करोड़ दे दो, 50 करोड़ की डिडक्शन, ठीक है। सो उसमें कोई लिमिट नहीं है, उसमें कोई लिमिट नहीं है। और पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में कितना टैक्स लगता है? 0%। दे आर एग्जाम्प्ट। पॉलिटिकल पार्टीज जब अपनी ITR भरती है और उसमें दिखाती है इस साल हमें 3000 करोड़ रुपया मिला, ठीक है। अरविंद केजरीवाल को कितनी डोनेशंस मिली जी जब वो नया आया 2014 के अंदर, ठीक है। फॉरेन से कितने लोगों ने सपोर्ट किया कि ये बंदा कुछ कर दिखाएगा, ठीक है, और बड़ी डोनेशंस मिली जी। तो पॉलिटिकल पार्टीज को जितनी भी डोनेशंस मिलती हैं दे आर एग्जाम्प्ट, ठीक है। आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, वैसे इनकम टैक्स का टॉपिक है। BJP वॉज द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द पावर जिसने कहा कि जी एग्जाम्पशन सिर्फ तब होगी अगर ITR भरोगे तो। मतलब आज से पहले कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी ITR ही नहीं भरती थी। वो कहते हैं कि जी जान के क्या करोगे कि हमने 3000 करोड़ कमाया है कि 30,000 करोड़ कमाया, एग्जाम्प्ट ही तो है, ठीक है। बट पॉलिटिकल, अब BJP ने अमेंडमेंट की बजट के अंदर और क्या कहा कि जी पॉलिटिकल पार्टी को एग्जाम्पशन मिलेगी, आज भी मिलेगी, बशर्ते रिटर्न भरनी पड़ेगी। बताओ तो सही कमाते क्या, ठीक है। और सारी कंट्रीब्यूशन चेक में होनी चाहिए, ठीक है। अगर कैश में है और वो 2000 रुपए से ज्यादा की है, फुली टैक्सेबल। मतलब सारी कि ब्लैक मनी, लेटे से सोनिया गांधी कहती है कि जी घर पे पड़ा है 10,000 करोड़, ठीक है, और नया कैंपेन, लेटे से बंगाल में इलेक्शंस हैं, ठीक है, और राहुल कहता है कि जी 2000 करोड़ चाहिए। वो कहते हैं घर पे पड़ा है ले जाओ, ठीक है, जाके कंपनी के खाते में जमा करवाओ और स्पेंड करो, ठीक है। तो वो कहते हैं नॉट गोना हैपन, यू हैव टू टेल द सोर्स, पैसा कहाँ से आया जी, ठीक है, कैश में नहीं आ सकता। इनकी आइडिया पब्लिक होती है जो पब्लिक पार्टीज की नहीं, वो भी कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज। एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द कंपनी इन द परसुएंस ऑफ द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस। जो नॉर्मल कोर्स में, ऑर्डिनरी कोर्स में आप जो चैरिटी करते हैं जी वो भी इसमें नहीं आएगा। और वो कहते हैं एनी प्रोग्राम और द एक्टिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरटेकन आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, ठीक है जी। किसी और देश में लेटे से कुछ गलत हो गया और आपको लगता है कि जी वहां पर हमें जाकर हेल्प करनी चाहिए, आप कर तो सकते हैं, बट CSR में कंसीडर नहीं होगा, बिकॉज पहले इनसाइड इंडिया। हाँ जी, हम कहते हैं CSR के मतलब कंट्रीब्यूशन में हम एक स्कूल बना रहे हैं, बट वो स्कूल ये ऐसा बना रहे हैं जिसमें इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज है कि नॉर्मल पर्सन उसमें एडमिशन करवा नहीं सकता, फिर वो इंक्लूड होएगी नहीं, फ्री में रखो ना आप। ये तो वो बिजनेस social मॉडल हो policy गया है। जी, ये तो बिजनेस मॉडल है, ठीक है। अगर आप बोलते हो कि यहाँ पे हम बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे या 90% डिस्काउंट देंगे, स्कॉलरशिप्स देंगे, ठीक है, देन इट इज CSR, else it is not CSR। मैंने मालूम सिर्फ एक को मैंने कह नहीं दिया एक को दे नहीं दी। नहीं, सबको सबको, और ठीक है। सेम पे हॉस्पिटल और कोई और चीज भी ऐसे बिल्कुल बिल्कुल फ्री में। हमने कहा सर सेक्शन 8 कंपनी को भी CSR लगेगा, ये तो वैसे प्रॉफिट कमाते ही नहीं है, लेकिन इनकी टर्नओवर और इनकी नेटवर्थ, तो हमने कहा ये तो करते ही CSR है, ठीक है, बट लॉ कहता है कि नहीं इनको भी करना पड़ेगा। और हमने कहा जो रूटीन में करते हो ना वो नहीं करना, वो कंसीडर नहीं होगा, उसके अलावा कुछ और करो। आप एक ही जगह लेट से हेल्थ पे, फिर हेल्थ के पीछे पड़ के कुछ और भी करो, इन पे भी लगेगा। स्कूल है वो भी CSR है, तो सर फिर वो अपने ही स्कूल में उन पैसों को, अपने स्टाफ को ऐसे वो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो वो भी तो CSR कर रहे हैं, तो उसमें वो नहीं ऐड कर सकते? कर सकते, फाइन। बहुत तरह के मॉडल हैं जी। लेटर से आपके स्कूल है, आपने 100 बच्चों की एडमिशन करवा दी फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट इज द CSR।
तो फिर वो ये तो पॉइंट हो सकता कि आप तो ये तो चीज आपकी है, आप ये अपना भी कर रहे हो और ये भी आप मिक्स कर रहे हो। नहीं, फाइन जी। CSR प्रोविजन जो है वो सेक्शन 8 कंपनी पे लगेगी कि नहीं लगेगी? द आंसर इज बिग यस, क्योंकि सेक्शन 135 सब सेक्शन 1 कैसे शुरू हुआ था? एवरी कंपनी, तो उसमें फॉरेन कंपनी भी आएगी और सेक्शन 8 कंपनी भी आ जाएगी, और इनको भी करना पड़ेगा। और ये जो ऑलरेडी कर रहे हैं अच्छा काम, उसके अलावा कुछ नया अच्छा काम करना पड़ेगा। और वो कहता है कि जी ये जो पॉलिसी है वो आपको अपनी वेबसाइट पे रिलीज करनी पड़ेगी। द आंसर इज बिग यस, ठीक है। इट इज मैंडेटरी, कंपनी को अपनी CSR की पॉलिसी, अपनी कमेटी और कहाँ कहाँ पैसा खर्च हुआ सब कुछ अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले करना मैंडेटरी है, मैंडेटरी है। और 2% से कहते हैं ज्यादा स्पेंड कर दिया, इसका आंसर मैंने मॉडिफाई किया है जी। पहले यहाँ पे आंसर लिखा हुआ था कैन नॉट बी एडजस्टेड, बट मैंने आपको बताया अब तो लेटेस्ट अमेंडमेंट आ गई है, नाउ इट कैन बी एडजस्टेड, ठीक है। अगर आपने ज्यादा पैसा खर्च कर दिया करंट ईयर के अंदर, कोई बात नहीं, जितना एक्सेस कर दिया वो आप अपकमिंग ईयर्स में सेट ऑफ ले सकते हैं। बट वहाँ पे जैसे कहा था कि एटलीस्ट 2%, हाँ जी, तो हमने 2% से ज्यादा कर दिया, तो फिर वो क्या है सेट ऑफ ले लो। तो हम उनको बताना कि हमें 2% ही एग्जैक्ट करना है। रूल एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन केस ऑफ द CSR। सबसे पहले CSR पॉलिसी को अप्रूव करेंगे, CSR कमेटी इनको बताएगी कि सर उन 12 में से हमने क्या सोचा है कि इस बार हम पैसा कहाँ पर लगाएंगे। लेट से कोई भी कि फ्रीडम फाइटर आर्मी के लिए लगाएंगे, हेल्थ के लिए लगाएंगे, एजुकेशन के लिए लगाएंगे, स्पोर्ट्स के लिए लगाएंगे, जो भी फील्ड है वो बताएंगे। और बोर्ड को ये अपनी रिपोर्ट में देना पड़ेगा और कंपनी की वेबसाइट पे भी अपलोड करना पड़ेगा। और प्लस बोर्ड की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करें कि जी CSR पॉलिसी ठीक से काम चल भी रहा है या नहीं। सेक्शन 135 सबसेक्शन 6 जो कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के बारे में है जी, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बट पहले नीचे मैं ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की डेफिनेशन आपको पढ़ाना चाहता हूँ। डेफिनेशन रूल्स में है जी, एक्ट में डेफिनेशन नहीं है। रूल 2 सब रूल I ऑफ द रूल्स ऑफ द कंपनी CSR पॉलिसी रूल्स 2014 के अंदर डेफिनेशन गिवन है कि एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट क्या है। थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट मींस द मल्टी ईयर प्रोजेक्ट, जो एक साल में खत्म नहीं हो सकता, जो एक साल में खत्म नहीं हो सकता। अंडरटेकन बाय द कंपनी टू फुलफिल इट्स CSR ऑब्लिगेशन, लेकिन इसका जो टाइमलाइन है वो 3 साल से ज्यादा ना। लेकिन जिस साल शुरू हुआ ना उसको एक्सक्लूड कर दो। लेट से हमने जनवरी में शुरू किया तो आपने बोला 3 साल, तो हमने कहा कि जी जनवरी फरवरी मार्च ये तो एक साल खत्म भी हो गया। वो कहता है नहीं, जिस भी साल में शुरू हुआ उस साल को छोड़ दो, उसके बाद पूरे 3 साल आपको और दिए जाएंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली में भी 3.25 साल, 3.5 साल और पूरे 4 साल, क्योंकि जिस साल शुरू हुआ वो साल को एक्सक्लूड करके 3 साल की मोहलत आपको और दी जा रही है। ये बात क्लियर हुई आपको? ऑनगोइंग प्रोजेक्ट क्या है, फिर से बोल रहा हूं, जो मल्टी ईयर प्रोजेक्ट है, जो इस साल आज स्पेंड करना शुरू करूंगा लेकिन इस साल खत्म नहीं होगा, अगले साल खत्म होगा और ज्यादा से ज्यादा अगले 3 सालों में खत्म हो जाना चाहिए। यानी कि जन 2017 में स्टार्ट किया और 21 तक चलेगा। हाँ जी। एंड प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, हमें कोई प्रोजेक्ट हमने शुरू किया जो हमें था इसी साल खत्म हो जाएगा, ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है, ये मल्टी ईयर प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन मार्च आ गया और वो प्रोजेक्ट अभी 80% ही खत्म हुआ, तो हमने कहा सर इसको भी प्लीज ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, क्योंकि ये पहले हमें लग रहा था कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है बट अभी अगले साल में जा रहा है, तो ये भी क्या बन गया, मल्टी ईयर प्रोजेक्ट। तो कहता है शेल इंक्लूड सच प्रोजेक्ट जो कि इनिशियली मल्टी ईयर प्रोजेक्ट नहीं था बट क्योंकि उसकी ड्यूरेशन एक्सटेंड हो गई बियॉन्ड 1 ईयर और बोर्ड ने इसके लिए प्रॉपर जस्टिफिकेशन भी दी है, इन दैट केस इसको भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के लिए इतनी वेटेज क्यों दी जा रही है, क्योंकि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट अगर आपका चल रहा है CSR में तो आप वो पैसा अनस्पेंट अपने पास रख सकते हो। अगर आपके पास ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है तो 135(5) ने कहा था कि जी फिर फंड में जाके डोनेट करके आओ, ठीक है, क्योंकि पैसे तो आपको खर्च करने ही पड़ेंगे। तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट वालों को बड़ा बेनिफिट दिया जा रहा है कि अगर आपका कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो आप वो पैसे अपने पास भी रख सकते हो, बट इतनी इजी शर्त है, एक सेपरेट बैंक अकाउंट खुलवाकर उसमें डालना पड़ेगा। जैसे डिविडेंड के चैप्टर में नहीं बताया कि वो पैसा आपको 30 दिनों के अंदर अंदर डिविडेंड अकाउंट के अंदर डालना पड़ेगा और सिर्फ डिविडेंड के लिए यूज हो सकता है, वैसे ही हमने कहा कि जी साल खत्म होने के 30 दिनों के अंदर अंदर एक सेपरेट बैंक अकाउंट खुलवाइए और उसमें ये पैसा आप ट्रांसफर कर दीजिए, कीप इट विद यू, द मनी बिलोंग्स टू यू, वो आप ही के नाम से खाता खुला है, आपको फंड में डालने की जरूरत नहीं है। समिंग अप अगेन,
ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का मतलब है जो मल्टी ईयर प्रोजेक्ट है, जो एक साल में खत्म नहीं होगा, बट लेट से लेट 3 सालों में खत्म हो जाएगा, आने वाले 3 सालों में, जिस साल शुरू हुआ उसको छोड़कर। एंड इंक्लूड द प्रोजेक्ट जो कि मल्टी ईयर नहीं था बट हमें लगा कि अब एक्सटेंड हो रहा है, तो फिर हम उसका पैसा भी संभाल के रखना चाहते हैं। आइए जी 136(6) के अंदर आते हैं। एनी अमाउंट रिमेनिंग अनस्पेंट, कहते हैं कि जी साल आज खत्म हो गया, 31/3 आ गई जी, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, लेकिन पैसा नहीं खर्च कर पाए। सबसेक्शन 5 ने जितना बोला था, कितना बोला था? 2% ऑफ एवरेज ऑफ प्रीवियस प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। परसुएंट टू, और आपका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है, फुलफिलिंग सच कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब अंडरटेकन बाय द कंपनी इन द परसुएंस ऑफ द CSR पॉलिसी शैल बी ट्रांसफर्ड। ये जो पैसा है अमाउंट अनस्पेंट शैल बी ट्रांसफर्ड बाय द कंपनी विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब 30 अप्रैल तक आप एक स्पेशल अकाउंट ओपन करवाएंगे अलग से ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर विद द शेड्यूल्ड बैंक, और उसका नाम क्या देंगे? अनस्पेंट CSR अकाउंट फॉर द ईयर, जो भी आपका ईयर है, लेट अस से 2021, और उसमें वो पैसा, क्योंकि ये खाते आपके बहुत सारे खुलने वाले हैं, अगले साल भी अनस्पेंड रह गया, फिर एक और खुलवाना पड़ेगा, इसी में मत डाल देना, तो ये हर एक साल का अलग अलग होगा। तो इसलिए मैंने बोला नाम में ही लिख देना अनस्पेंड CSR अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। फाइन। जो हमारा पैसा जो हमने एक बड़े फंड में डाल दिया, तो वो हमारे ये तो नहीं बेटा अपने इतने टाइम में वो पैसा खर्च करना है। आप अपना क्वेश्चन ठीक से फ्रेम करो जी। फंड में डाल दिया कि इस अकाउंट में डाल दिया? अब इस अकाउंट में डाल दिया पैसा, फिर फंड मत बोलो, इस अकाउंट में डाल दिया तो वो आपको स्पेंड करना पड़ेगा। नहीं, एक ही साल में 3 साल, 3 साल में, क्योंकि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट ज्यादा से ज्यादा 3 साल कोई के नहीं लिए। ऐसे सिर्फ ऑनगोइंग में ही पैसा यहाँ पे डाला जा सकता है, एल्स आपको पैसा फंड में गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। चले सर, ये जो CSR है ये वैसे तो 1920 वाला होगा, तो इसकी 2021 की जगह 1920 नहीं आना? नहीं, बट स्पेंड तो 2021 में करना था, ठीक है। फिर अनस्पेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। तो फिर से समझा दो अनस्पेंड अमाउंट। देखिए, आपको 2 करोड़ रुपया 2% के हिसाब से इस साल में खर्च करना था 2021 में। साल पूरा खत्म हो गया, आपसे वो पैसा खर्च नहीं हुआ। हमने आपसे पूछा कि पैसा क्यों नहीं खर्च हुआ, क्या आपका कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है? अगर आपने कहा कि यस मेरा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है और ये पैसा मैं अगले साल में यूज करना चाहता हूं, तो हमने कहा कि आप एक अलग से बैंक अकाउंट खुलवाओ और उसका नाम रखो अनस्पेंड CSR अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, और उसमें ये पैसा ट्रांसफर कर दो। 2 करोड़ में से आपने कहा 50 लाख तो मैं खर्च कर चुका हूं, 1.5 करोड़ अभी भी रहता है, बट ये पैसा चाहिए मेरे को क्योंकि मेरा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। दूसरा केस, आपने कहा सर कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है, हमें कुछ मिला ही नहीं जी, CSR करें क्या? ठीक है, CSR करें कहाँ, तो कुछ मिला ही नहीं। इन दैट केस हमने कहा कि जी 50 लाख खर्च कर दिया, 1.5 करोड़ बचा है, वो आपको फंड में डालना पड़ेगा within 6 months from the end of the financial year as per the section 135 subsection 5। सर अगर हम NPO को दे देते हैं तो सर हमारे लिए वो CSR है? यस, आप सेक्शन 8 कंपनी को दे सकते हैं। और वो कहता है ये जो पैसा आपने इस अकाउंट में डाला है ये 3 फाइनेंशियल ईयर के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर में खर्च हो जाना चाहिए, शेल बी स्पेंड। ये जो पैसा आपने ऊपर डाला है इस बैंक अकाउंट में, ये 3 सालों में खर्च हो जाना चाहिए। अब 3 साल खत्म होने को आए, आपसे ये पैसा खर्च ही नहीं हो रहा, तो जब वो 3 साल खत्म हुए वहां से 30 डेज के अंदर अंदर ये पैसा अल्टीमेटली फंड में डाल दिया जाएगा जो शेड्यूल 7 के अंदर है। हमने दिया आपको 3 साल के लिए कि आप अपने पास रख लो, ठीक है, बट अलग से रखवा दिए पैसे, और क्या कहा वहां से सिर्फ CSR के लिए खर्च हो सकते हैं, 3 साल में कर लो खर्च। अगर अब आपसे 3 साल में भी नहीं खर्च हुआ फिर ये पैसा अल्टीमेटली फंड में ही चला जाए। तो इसकी टेकिंग ऑडिटर करेगा? फाइन, CSR कमेटी करेगी जी, ऑडिटर सुपरवाइज करेगा। नहीं तो वो बायस होते हैं करते हैं, पेनल्टी है जी, आ रही है सेक्शन 135 सबसेक्शन 7। मतलब जैसे हमारा प्रोजेक्ट है, मतलब जैसे स्कूल का स्कूल बनाया है हमने,
वो 3 इयर्स से ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको बनाने में, और हमारे पास जो कहते हैं पैसे थे जो हमने अकाउंट में बनाए वो 2 करोड़ पड़े हैं। तो कहते हैं 3 इयर्स तक हमने या तो 2 करोड़ उसी प्रोजेक्ट में लगा दिया या फिर कहीं और पे लगाने पड़ेंगे, नहीं उसी प्रोजेक्ट, और उस प्रोजेक्ट में भी जरूरत ही नहीं है फिर फंड में ट्रांसफर। यस, क्योंकि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की मैक्सिमम लाइफ है जी 10 मिनट्स, फुल 10 मिनट्स, ठीक है। सिर्फ ये पेज करेगी जी, छोटा सा पेज है। इफ द कंपनी इज इन द डिफॉल्ट ऑफ द सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 5 ने क्या कहा था कि अगर आप पैसा नहीं खर्च कर पा रहे 6 महीने के अंदर अंदर फंड में डाल दो, और सबसेक्शन 6 ने क्या कहा, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है 30 डेज में अलग बैंक अकाउंट खोलो, और 30 डेज के बाद वो 3 साल आपको और दिए जाएंगे, 3 साल में खर्च कर लो अपने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में, 3 साल में भी नहीं खर्च कर पाए जितना भी पैसा है वो फंड में डाल दिया जाएगा। आप दोनों बातें नहीं मान रहे, आपने दोनों में से किसी भी एक सेक्शन की नॉन कंप्लायंस कर दीजिए, डिफॉल्ट कर दिया, कंपनी को हमने कहा पेनल्टी लगेगी ट्वाइस ऑफ द अमाउंट ट्रांसफर जो आपको ट्रांसफर करनी चाहिए थी फंड में, या फिर जो पैसा आपका अनस्पेंड रह गया एज द केस में भी, और 1 करोड़ विच एवर इज लेस। फिर से बोल रहा हूं, ट्वाइस द अमाउंट और 1 करोड़ विच एवर इज लेस, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा की पेनल्टी नहीं हो सकती कभी भी। तो लेटर से CSR में मेरे को 200 करोड़ स्पेंड करना था, वो 200 करोड़ मैंने स्पेंड नहीं किया, तो ट्वाइस द अमाउंट और 1 करोड़ विच एवर इज लेस, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? ये तो पेनल्टी किसकी हुई, कंपनी की। हमने कहा सर ऑफिसर पे भी कोई पेनल्टी, वो कहता है 1/10 ऑफ द अमाउंट जो ट्रांसफर करनी थी या जो पैसा खर्च नहीं कर पाए, ठीक है, उसका 1/10, तो 200 करोड़ का 1/10 20 करोड़, या फिर 2 लाख विच एवर इज लेस। जैसे आपने भी एग्जांपल बताया 200 करोड़ का कितने खर्चा लगा था, बट 1 करोड़ उसमें फिर 199 करोड़ से मैं तो खुश हूँ। फाइन, ठीक है, दे दो पेनल्टी, ठीक है। बट मैं फिर से एक बात बोल रहा हूं, आज से पहले तो पेनल्टी थी ही नहीं, कुछ तो आई, ठीक है। कल शायद विच एवर इज हाई हो जाए, yes, but again something is better than nothing, whichever is less के अंदर ये बात तो समझ में आती है कि 1 करोड़ से ज्यादा की पेनल्टी नहीं, और सभी ऑफिसर पे 2 लाख ईच से ज्यादा की पेनल्टी नहीं। तो अगर आपको लगता है कि सर पेनल्टी देना ज्यादा अच्छा है, पैसा खर्च नहीं करना, हमारा तो फंड बहुत बड़ा बनता है, 500 करोड़ बनता है, बचा लो, फिर ये पेनल्टी पे कर दो। डायरेक्शंस बहुत सिंपल सा पॉइंट है जी, फास्ट रीड उसके ऊपर लिख सकते हैं, एक ही बार पढ़ने की जरूरत है। सेंट्रल गवर्नमेंट में गिव द जनरल और द स्पेशल डायरेक्शन टू एनी कंपनी और द क्लास ऑफ द कंपनी, जो भी उनको लगता है जरूरी है फॉर द कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, और उनको फिर वो कंप्लाई करनी ही पड़ेगी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है जी। मैंने सेक्शन 135 सबसेक्शन 1 में आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द CSR कमेटी का बताया कि हर एक कंपनी जिसपे CSR लगता है उसे CSR कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। 3 डायरेक्टर चाहिए, एक इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है फिर 2 डायरेक्टर भी चलेंगे, और इंडिपेंडेंट के बिना भी आपका काम चल जाएगा। हमने कहा सर हमारा CSR का फंड बहुत छोटा बनता है, वो कहता है कि जी 50 लाख से भी छोटा है, तो हमने कहा यस, ठीक है। मेरे प्रॉफिट कितने हैं, 5 करोड़, 6 करोड़ लेकर चलते हैं, 6 करोड़ के प्रॉफिट है, 6 करोड़ का 2% 12 लाख रुपया, ठीक है। मैं कहा सर CSR में कितना पैसा खर्च करना है, सिर्फ 12 लाख रुपया। वो कहते हैं कि सर क्या चाहते हो, हमने कहा सर ये कमेटी नहीं बनवानी है, हमें CSR की कमेटी नहीं बनानी, छोटे से तो रुपए हैं, 50 लाख से कम है, तो उन्होंने कहा एग्जाम्प्ट रहने दो, आप कमेटी रहने दो, बोर्ड की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आता है ये सारा मॉनिटर, पॉलिसी बनाना, इंप्लीमेंट करवाना, जो ये सारा काम CSR कमेटी कर रही थी, ये अब कौन करेगा, बोर्ड करेगा। रीड कर देता, where the amount to be spent by the company under the subsection 5 does not exceed 50 lakh, the requirement under the subsection 1 to constitute the CSR committee shall not be applicable, and the function of the committee will be discharged by the board of directors of such company. Simple.